Hello friends and welcome back to our YouTube channel UPSC Study Circle by Saurabh. So we are back again with our daily MCQ discussion and current affair topic. तो आज का हमारा टॉपिक पुलिस करप्शन इन इंडिया है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे पूरा सपोर्ट मिले। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आप इस वीडियो के थ्रू IAS, CAPF, PCS और साथ में SSB के GD, लेक्चरेट और पर्सनल इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हर तरीके से फ़ायदेमंद है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से अपने MCQs के साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था, कंसिडर फॉलोइंग द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन. Moon's orbit is closest to the earth. The tidal range is greater than the normal. The above given conditions defines which of the following tides. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टाइड्स आखिर होते क्यों हैं, टाइड्स आखिर आते क्यों हैं। तो देखिए, इसके बेसिकली दो कंडीशन होते हैं। सबसे पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई होता है, देखिए अगर कोई भी दो बॉडी है तो वो आपस में एक दूसरे को खींचती है अपनी तरफ। तो वैसे ये अर्थ को मून और सन दोनों से ही ग्रेविटेशनल पुल मिलता है। अब क्योंकि मून ज़्यादा पास में है तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है और सन थोड़ा दूर है तो ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा कम होता है। और साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो अगर आप एक रस्सी में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बांध कर अगर आप उसको घुमाएंगे, कंटिन्यूस एक राउंड ऑर्बिट में घुमाएंगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो चाहेगा कि मैं बाहर की तरफ चला जाऊँ। अगर वो रस्सी टूटती है तो वो टूटते ही बाहर की तरफ भागेगी। तो वैसे ही हमारा अर्थ एक फिक्स ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है। अब उस रोटेशन के कारण क्या है, जो भी हमारी बॉडीज़ हैं, जो भी हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे अर्थ के सरफेस पे जो भी बॉडीज़ है वो चाहती हैं कि हम बाहर की तरफ जाएं। तो ये वाटर, क्योंकि वाटर एक लिक्विड बॉडी है, तो वो ईजिली बाहर की तरफ मूव करना चाहती है। और इन दोनों के कारण ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटेशन, इन दोनों के कारण ही जो आपको एक वेव नज़र आती है, किसी भी नदी, किसी भी वाटर बॉडी के पास आप जाओगे तो आप एक वेव फॉर्मेशन देखोगे, तो वो इन दोनों के कारण ही होती है। तो ये सन, ये मून एंड अर्थ, ये तीनों जब स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो इसको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा, मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। अर्थ के ऑर्बिट में जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, जहाँ पे कि एक बॉडी एक अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट आ सकती है, उस पॉइंट को पेरिजी बोलते हैं। मून अर्थ के पास आ जाएगा और मून के अर्थ के पास आते ही ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाएगा, तो ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाएगा तो टाइडल रेंज अपने आप ही हाई हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिजियन स्प्रिंग टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फास्टर डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल. फर्स्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड, डिट्रीटस रिच इन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस एंड थर्ड, कोल्ड टेम्परेचर। तो देखिए, जो चार कंडीशन होते हैं फास्टर डिकम्पोजिशन के लिए, पहला है मॉइस्चर, दूसरा है ऑक्सीजन, थर्ड है नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस एंड फोर्थ है टेम्परेचर। तो देखिए, सबसे पहले तो जो मॉइस्चर की अगर हम बात करें तो मॉइस्चर तो यहाँ कहीं ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि डिकम्पोजिशन के लिए काम करती हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है अपने रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन के लिए। तो जब तक ऑक्सीजन वहाँ पे प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं रहेगी तो वो डिकम्पोजिशन अच्छे से कर नहीं पाएगा। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारा, डिट्रीटस रिच इन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, तो हाँ ये सही है। थर्ड ऑप्शन हमारा कोल्ड टेम्परेचर्स, तो नहीं ये भी गलत है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि देखिए जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा वैसे ऑर्गेनिजम्स एक्टिव हो जाते हैं, और जब तक वो एक्टिव नहीं रहेंगे तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो कोल्ड टेम्परेचर्स गलत हो गया इसके, तो इसलिए हमारा सही हो गया टू ओनली, ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोनेंट्स ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट, पर भारतमाला परियोजना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, भारतमाला परियोजना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये भारतमाला परियोजना जो है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया था। तो देखिए, इसको कंप्लीट करना था 2021-22 में, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड-19 इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और ये अब 25-26 के बीच में कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, हाँ सही है। डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, हाँ सही है। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, हाँ सही है। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेसवेज, तो हाँ चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर होगी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इग्नियस रॉक.
फर्स्ट ऑप्शन हमारा दे कैन फॉर्म बीनीथ एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो देखिए क्या है कि इग्नियस रॉक बनते हैं क्योंकि जब मैग्मा के ठंडा होने से लावा, जो भी लावा बाहर की तरफ आया, वो लावा के ठंडा होने से ये इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं। तो ये जो ठंडे होते हैं ये अंदर सरफेस के अंदर और बाहर दोनों तरफ ही ठंडे होके ये एक सॉलिड बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो हाँ, ऑप्शन फर्स्ट सही है। सेकेंड ऑप्शन में दे आर डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स। तो हाँ देखिए क्या जो भी मैग्मा है वो उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो भी चले जाते हैं और वो मेल्ट होके उसके अंदर ही रह जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फॉसिल्स कंटेन करते हैं। जो थर्ड ऑप्शन में क्वार्ट्जाइट एंड ग्रेनाइट आर इग्नियस रॉक्स। तो नहीं, ग्रेनाइट तो इग्नियस रॉक है लेकिन क्वार्ट्जाइट जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए 1 एंड 2 ओनली। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो देखिए ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है एसओ कंडक्ट करती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये जो बनाया गया था ये 2017 में बनाया गया था। तो इसके ऑप्शन 8 एम्स टू प्रोवाइड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डेटा फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल इंडिया। तो हाँ, इसका काम है प्रोवाइड कराना लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट अर्बन एंड रूरल इंडिया दोनों में। और सेकेंड ऑप्शन इट इज़ कंडक्टेड बाय एनएसओ। तो हाँ, ये मैंने अभी आपको बताया कि हाँ ये एनएसओ के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन में सही हो गया, सही आंसर हो गया सी बोथ। तो चलिए अब हम मूव करते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ पुलिस करप्शन इन इंडिया। रिसेंटली एक पीआईएल फाइल हुई है जो कि मुंबई पुलिस के फॉर्मर कमिश्नर थे। उन्होंने बताया है कि ये जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से जुड़े हुए जितने भी करप्शन है उसको रोकने के लिए, उसके ऊपर जांच पड़ताल करने के लिए इन्होंने ये पीआईएल फाइल की थी। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर ये पुलिस करप्शन है क्या। ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है जिसमें कि पुलिस मिसकंडक्ट करती है ताकि उनको फाइनेंशियल और पर्सनल गेन हो सके, और साथ में कैरियर एडवांसमेंट के लिए भी ये पुलिस वाले करते हैं, जिसके लिए कि उनको अपनी ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आखिर ये रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कल्चर। तो देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि देखिए अगर कोई भी इंस्टीट्यूशनल कल्चर है, अगर वो अच्छा हुआ, उसके अंदर बिहेवियर अच्छा हुआ, जैसे कि अगर आप एक नए नए पुलिस ऑफिसर बने हो, आप एक अच्छे कल्चर में जा रहे हो, अगर आपके जो सीनियर है, आपके जो कलीग्स हैं वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही प्योर हार्टेड है और वो बिल्कुल भी कोई घपला घोटाला नहीं कर रहे हैं, तो आप ये सोचोगे कि यार ये सारे के सारे इतने ईमानदार हैं, इनके पीछे मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन आज के टाइम पे आप देख लीजिए, अगर आप एक पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, या तो पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या तो पुलिस कांस्टेबल हो, या फिर मतलब जो भी आप अगर पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, तो उसमें भर्ती होने के बाद आप देखोगे कि आपके जूनियर हो, आपके सीनियर हो, आपके कलीग हो, सभी के सभी घूस ले रहे हैं। एक दो लोग ऐसे हैं जो कि घूस नहीं ले रहे हैं, जो कि ईमानदार है, नहीं तो 99% लोग ऐसे हैं जो कि घूस ले ही रहे हैं। वो 1%, अब वो 99% को देख के वो 1% लोग भी घूसखोर बनते जाते, बोलते हैं यार अब इनका तो कुछ हो नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ते देख के, क्योंकि उनके पास कंटिन्यूअस पैसे पे पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, वो यार वो घपला कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं कर रहे, तो वो देख के 1% लोगों का भी दिमाग खटकता है और वो कहीं ना कहीं कल्चर के कारण वो भी बिगड़ जाते हैं। और एक एग्जांपल दिया गया है इसमें, जैसे कि आप आर्म्ड फोर्सेस में देख लें, आर्म्ड फोर्सेस में जो भी सोल्जर है वो उनको एक डिसिप्लिन से रखा जाता है। अब वो जब भी मिलिट्री इकोसिस्टम में रहते हैं तब तो वो डिसिप्लिन फॉलो करते ही हैं, लेकिन जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तब भी वो सेम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनका इंस्टीट्यूशनल कल्चर इस तरीके का है। सेकेंड पॉइंट है हमारा मिसयूज ऑफ पावर एंड डिस्क्रिशन। अब देखिए इनके पास जो पावर है और डिस्क्रिशन पावर है, पुलिस पर्सनल के पास अगर जो भी पावर है, वो कई बार क्या होता है कि वो सेल्फिश मोटिव से वो मिसयूज़ करते हैं उसको। तो इन चीज़ों को रोकना चाहिए। जो पावर दी गई है, डिस्क्रिशन दी गई है, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा इनइफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ लेजिस्लेशन। तो देखिए जो पावर है पुलिस के पास की, वो एक्ट कर भी सकती है और नहीं भी एक्ट कर सकती है, और कई बार लेट भी एक्ट कर सकती है। तो ये जो पावर है उनके पास, ये कहीं ना कहीं एक करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए काम आती है, करप्ट प्रैक्टिसेस शो करती है। अब देखिए जैसे कि कोई चोरी हुई है, कहीं पे किसी के घर में कोई चोरी हुई है, अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं पता होता है इन चीज़ों के बारे में, पुलिस वालों को कहीं ना कहीं खबर होती है कि कौन सी चोरी कौन कर रहा है, कहाँ हो रही है, ये चीज़ें मतलब कौन सा गड़बड़ कौन कर रहा है, लगभग सारे पुलिस वालों को पता होता है। लेकिन उसके ऊपर एक्ट करते हैं कई बार एक्ट नहीं करते हैं। एक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी तरफ से उनको हफ्ता आता है प्रॉपरली, उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट हर हर चीज़ मिलता है उनको। तो इन चीज़ों के कारण वो कई बार एक्ट नहीं करते। अब मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई चीज़ है, पॉलिटिशियन का बेटा है, उसने कोई गड़बड़ करी,
तो पुलिस वाले एक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भैया अगर वो पॉलिटिशियन के खिलाफ जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बिगड़ जाएगी बात, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, या तो फिर उनकी मतलब जो एडवांसमेंट है, जो उनको उनको हेल्प मिल रही है, जो फाइनेंशियल गेन मिल रही है, जो मटेरियलिस्टिक गेन मिल रहा है उनको पॉलिटिशियंस के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो इस चक्कर में वो कई बार एक्ट करते, कई बार एक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो हाँ, ये देखिए, यही अभी मैं बात कर रहा था कि ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ये बहुत बड़ा पॉइंट अदा करता है। क्योंकि देखिए, पॉलिटिशियंस जो है ये कहीं ना कहीं मसल और मनी पावर दोनों ही रखते हैं अपने पास में, जो कि कहीं ना कहीं इनको अंडरवर्ल्ड से जुड़ने के कारण भी मिलते हैं। तो इन चीज़ों के लिए ही कई बार, इन चीज़ों के लिए, मटेरियलिस्टिक गेन के लिए ही कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले इनसे जुड़ जाते हैं। अब उसके कारण होता क्या, ये जो क्राइम्स होते हैं जैसे कि पीरियोडिक एक्सटॉर्शन ले लो, किडनैपिंग ले लो, इस तरीके के जो भी क्राइम्स होते हैं वो अनडिटेक्टेड चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं, और पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। तो अंडरवर्ल्ड जो भी काम कर रहा है वो अनडिटेक्टेड जा रहा है, या तो फिर लेट कर रही है, एक्ट लेट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लेट कर रहे हैं कि तब तक सारा काम खत्म हो जा रहा है। तो ये इन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा लैक ऑफ सुपरविजन। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे, उसके ऊपर सुपरविजन की भी कमी है। अब कोई इनको देखने वाला नहीं है, कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, इनइफेक्टिव, ये सारे के सारे इनइफेक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा विशियस साइकिल ऑफ ब्राइबरी। अब देखिए, अगर आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो तो कई बार क्या होता है, कई जगह पे आप पहले भी देखते होगे, अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि पैसे देके, घूस देके लोग पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए, क्योंकि अगर हम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी देके पुलिस ऑफिसर बन रहे हैं, अब उस चीज़ को कवर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अब हम ब्राइबरी करना शुरू कर दे रहे हैं। अब वो ब्राइबरी करने के कारण क्या, हम सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, हमने जो अपना घूस दिया है पुलिस ऑफिसर बनने के लिए, अब वो जल्दी से जल्दी हम उसको कलेक्ट कर लें। तो क्या होता है, ये विशियस साइकिल बन जाता है, ये एक विशियस साइकिल बन जाता है ब्राइबरी के लिए, कि मैंने दिया है तो अब मैं भी लूँगा। और लोग इसको एक टूल की तरह यूज़ करते हैं रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का। अदर फैक्टर क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर आप देख लो, इनका नेचर ऑफ ड्यूटी देख लो, इनकी जो ट्रेनिंग है ये बहुत ज़्यादा पुअर है। और साथ में जो अकोमोडेशन है वो बहुत ही मतलब बुरी कंडीशन की है। आप देखे जाके किसी पुलिस वाले के फैमिली को देखे जाके कि किस तरीके से वो रहते हैं, किस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरीके से मतलब बहुत ही इनको पुअर कंडीशन दी जाती है। तो अब कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखे कि भैया हम इतने रिस्पेक्टेड पोस्ट में इतनी मेहनत करके हम पुलिस ऑफिसर बने, और तब हमारी सैलरी इतनी कम है, हमारा जो ड्यूटी आवर है ये इतना ज़्यादा है। तो इन चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं मोरल वैल्यूज से सेक्रीफाइस कर लेते हैं, और वो जो मोरल वैल्यूज से सेक्रीफाइस करने का रिजल्ट होता है वो होता है कि ये करप्शन के तौर पे उभर के आता है। अब क्या है, देर इज़ अ नीड ऑफ एथिक्स इन पुलिसिंग। सच्ची में ये बहुत ज़्यादा नीड है कि हम पुलिसिंग में ये एथिक्स लेके आए, क्योंकि पुलिसिंग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी के लिए भी, जो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है हर लेवल पे वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन इसके साथ क्या है कि प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स जो ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसके कारण होता क्या है, इनको मोरल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, ये अनएथिकल कंडक्ट करने लग जाते हैं। तो इसके लिए नीड है एक फ्रेमवर्क की, वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स जो है उसके फ्रेमवर्क को अप्लाई करने की ज़रूरत है, ताकि ये सिटीजन से डील करने के समय ये कहीं ना कहीं एक मोरल वैल्यू शो कर सके और ये करप्शन रुक सके। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये एथिकल चैलेंजेस हैं क्या क्या इन पुलिसिंग में। तो सबसे पहला पॉइंट है ये ओबीडियंस वर्सेस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। तो देखिए, जो ओबीडियंट होते हैं, जो ओबीडियंट लोग होते हैं, जो नए नए भर्ती होके आते हैं, जो लोग ईमानदार होते हैं, वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारे जो सीनियर है, हमारे जो कलीग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो डिसओबीडियंट हैं, लेकिन उनके पास पैसे कितने ज़्यादा आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से घूस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट आ जा रहा है। तो ये देख के ये कहीं ना कहीं उनको भी लगता है क्यों ना हम भी बेईमानी कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओबीडियंस एंड लीगैलिटी। तो देखिए क्या है कि अगर आप एक सब इंस्पेक्टर, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक सब इंस्पेक्टर लग रहे हो कहीं पे, और आपके ऊपर के जो एसीपी डीसीपी है वो कहीं ना कहीं इलीगल एक्ट कर रहे हैं, और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन आप करना भी चाह रहे हो क्योंकि वो सीनियर है, तो आप उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओबीडियंस एंड पॉलिटिकल डायरेक्शन। अब देखिए, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप जैसे पॉलिटिशियन से, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के बेटे ने कुछ किया, या पॉलिटिशियन ने आपको कुछ करने के लिए बोला और आपने वो नहीं किया, या पॉलिटिशियन के बेटे के खिलाफ कुछ कर दिया, तो वो पॉलिटिशियन क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं वो परेशान करने की कोशिश करेगा हर जगह से। अब क्या है, पॉलिटिशियन के हाथों में बहुत कुछ होता है।
अब पॉलिटिशियन ने जैसे आपको कर दिया क्या, ट्रांसफर कर दिया, आप कंटिन्यूस धमकी देने लगा कि भैया देखो ऐसी बात है, अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तुमको तेरा ट्रांसफर कर दूंगा यहाँ से वहाँ। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मीन्स एंड एंड्स। तो ये पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि हम ये रॉन्ग मीन यूज़ करें कि नहीं करें। हमारे आसपास के जो कलीग है वो भी तो यूज़ कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर मैं यूज़ क्यों नहीं करूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओबीडियंस एंड बेसिक मोरालिटी। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि अगर कोई एक पुलिस ऑफिसर है, उनका वो अपना मोरल जजमेंट लेना भी चाहता है, तो ये पॉलिटिकल अथॉरिटी के कारण, ये जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उनके कारण कहीं ना कहीं वो नहीं ले पाता सही तरीके से। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो हम आखिर कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन बी डन टू डिस्करेज एंड प्रिवेंट पुलिस करप्शन। तो पहला पॉइंट है हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग। तो जैसे कि बेंगलुरु में एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसने कि हेल्प किया कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। इसमें उन्होंने किया क्या, इन्होंने एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाया पुलिस वालों के साथ, बीट सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर दिया इन्होंने, और साथ में पुलिस रिस्पॉन्सिवनेस जो था उसको इंक्रीज़ किया कहीं ना कहीं, और इफ़ेक्टिवनेस को अडॉप्ट किया इन्होंने। सिस्टम जनरेटेड नोटिस आ जाए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस था क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनिमम टेन्योर दिया था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। क्यों, क्योंकि देखिए अब पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिशियन का कोई काम नहीं कर रहा है, इंस्पेक्टर जनरल आईजी पॉलिटिशियन का कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मिनिमम टेन्योर दिया है कि हाँ, इंस्पेक्टर जनरल जो है वो एक मिनिमम टेन्योर तक यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के थ्रू भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ग्रेटर कैसे बनाएंगे हम, पब्लिक हियरिंग के थ्रू, ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस के थ्रू, इफेक्टिव इंडिकेटर्स के थ्रू। क्या कर सकते हैं, पब्लिक हियरिंग्स कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इफेक्टिव इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। इन सबसे क्या होगा, ये परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए, पुलिस फोर्स के अंदर परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छे तरीके से काम करेगा। अब उसी सेम प्रकाश सिंह का जो केस था, सेम प्रकाश सिंह का जो केस था, उसी के अंदर क्या किया गया था, एक नया रिकमेंडेशन दिया गया था जिसमें कि स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी बनाने की बात की गई थी। अब इसके अंदर इसके कारण क्या होता, अब जो भी कॉमन पीपल है, जो भी नॉर्मल पीपल है, वो जो भी पुलिस से परेशान हुए, पुलिस से अग्रीव्ड हुए लोग हैं, वो सीधे वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। ये स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी जो यहाँ पे सीधे सीधे अप्रोच कर सकते हैं। साथ में आप इनको बेटर सर्विस कंडीशंस दे सकते हैं। इनके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, जो पुलिस के लीडर्स हैं, इनको इनके एटीट्यूड को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको हम ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लूइडिटी दे सकते हैं। उससे क्या होगा, ये जो इंडिविजुअल है इनको कहीं ना कहीं इनोवेटिवनेस दिखाएंगे। हम और क्या कर सकते हैं, हम इनोवेटिव मैकेनिज़म्स अप्लाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान ने एक इंट्रोड्यूस किया था आरक्षी इंट्रोड्यूस किया था। इससे हुआ क्या था, इससे एफिशिएंसी ऑफ पुलिस प्रोसीजर इम्प्रूव हुआ था कहीं ना कहीं। तो ये हो गया आज का हमारा ऐसे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने आज के एमसीक्यूज़ के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी कंसिडर फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट गार्डनिंग इन द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। फर्स्ट, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। सेकेंड, अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ मॉडर्न इंडिया लैंग्वेजेस हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर इन इंडिया। ए ऑस्ट्रिक, बी द्रविडियन, सी सीनो तिब्बतियन, या डी इंडो यूरोपियन। थर्ड क्वेश्चन हमारा, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, शुगर इंडस्ट्री इज अ सीजनल इंडस्ट्री। सेकेंड, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। थर्ड, द क्रॉप yield of sugarcane is higher in northern India than in southern India. Which of the statements given above are correct? 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, or 1, 2 and 3? Next question number, which of the statement given below is correct regarding the cotton industry? A, cotton is a non-weight losing raw material. B, cotton industries are mostly market-based industries. C, Maharashtra, Gujarat and Andhra Pradesh are leading producer of cottons. या D, all of the above. Last question हमारा, प्राण वायु seen recently in the news is related to A, an indigenously developed air pollution monitoring device. B, N95 variant mask with a double layer protection. C, a low cost portable ventilator. या D, a device to measure the HCFC level in summers emitted due to air conditioners.
तो यहाँ ख़त्म हो गए आज के हमारे एमसीक्यू। तो आप सभी के सभी इन सारे एमसीक्यूज़ को ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें और आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे आप डायरेक्टली जाके लिख सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, तो आप प्लीज़ वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जो भी आपके डाउट है वो वहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको प्रिपरेशन में किसी तरीके की हेल्प चाहिए या आपको किसी भी तरीके का नोट्स चाहिए, तो आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ पे बात कर सकते हैं। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।